गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं यूनिट नंबर 3 का जो नाम है ट्रांजिस्टर बायसिंग एंड स्टेबलाइजेशन। ट्रांजिस्टर बायसिंग का मतलब होता है जब ट्रांजिस्टर को हम किसी एक्सटर्नल डीसी सोर्स से जोड़ देंगे तो जो ट्रांजिस्टर होता है वो हमारा 3 मोड में ऑपरेट होता है। पहला होता है सैचुरेशन मोड, दूसरा होता है एक्टिव मोड, तीसरा होता है कट ऑफ मोड। तो कहने का मतलब ट्रांजिस्टर जो हम यूज़ करते हैं एज ए एम्पलीफायर वो यूज़ होता है वो यूज़ होता है एक्टिव मोड। तो एक्टिव मोड में क्या होता है कि जो ट्रांजिस्टर होता है, ट्रांजिस्टर का जो एक्टिव मोड के अंदर जो ट्रांजिस्टर होता है वो यूज़ होता है उसका जो तो आपको पता है कि ट्रांजिस्टर में दो जंक्शन बनते हैं। एक बनता है बेस एमिटर जंक्शन, दूसरा बनता है कलेक्टर बेस जंक्शन। तो हमको पता है कि जो हमारा बेस एमिटर जंक्शन होना चाहिए वो फॉरवर्ड बायस में होना चाहिए और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस में होना चाहिए। तो कहने का मतलब है अगर हमको उसको एम्पलीफाई कराना पड़ेगा, अगर कहने का मतलब है अगर हमको ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर यूज़ करना पड़ेगा तो ट्रांजिस्टर को हमें ऑपरेट करना पड़ेगा एक्टिव रीजन में। तो जब एक्टिव रीजन में ऑपरेट होगा तो ट्रांजिस्टर का जो भी एम्पलीफिकेशन होगा वो लीनियर होगा। तो अगर हम डिफाइन करना चाहें या ट्रांजिस्टर को बायसिंग को एक्सप्लेन करना चाहें तो उसका मतलब यही होगा कि द प्रोसेस ऑफ फोर्सिंग द ट्रांजिस्टर इनटू द मिडिल ऑफ द एक्टिव रीजन इज कॉल्ड बायसिंग। कहने का मतलब है कि वो प्रोसेस जिसके द्वारा ट्रांजिस्टर को हम फोर्स कर सके इन द मिडिल ऑफ द एक्टिव रीजन। तो जैसा कि आप लोगों ने यूनिट नंबर 2 के अंदर जो अलग अलग ग्राफ पढ़े थे तो वहाँ पे ग्राफ में देखा होगा कि जो हमारा ट्रांजिस्टर है वो ऑपरेट होता है एक्टिव रीजन के ही अंदर ऑपरेट होता है और ट्रांजिस्टर को हम एक्टिव रीजन के अंदर ही हम यूज़ कर सकते हैं एज ए एम्पलीफायर। तो कहने का मतलब होता है कि जो बायसिंग का मतलब यही होता है द प्रोसेस ऑफ फोर्सिंग द ट्रांजिस्टर इनटू द मिडिल ऑफ द एक्टिव रीजन इज कॉल्ड बायसिंग। और ये बायसिंग कब की जा सकती है? बायसिंग तब होगी जब हम बायसिंग इज डन यूजुअली व्हेन डीसी वोल्टेज इज करेक्टली बायस। कहने का मतलब होगा कि जब डीसी वोल्टेज को करेक्टली बायस किया जाए तो इससे क्या होगा, आपको एक पर्टिकुलर डीसी करंट मिलेगी। उस पर्टिकुलर डीसी करंट कब मिलेगी? जब हमारा पर्टिकुलर डीसी वोल्टेज अप्लाई किया जाएगा। तो कहने का मतलब होता है कि जो ट्रांजिस्टर बायसिंग है, ट्रांजिस्टर बायसिंग क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं, ट्रांजिस्टर को हम फोर्स करते हैं कि वो ऑपरेट करे एक्टिव रीजन में, और एक्टिव रीजन में ऑपरेट करे तो साथ में क्या होगा कि वो इन द मिडिल ऑफ द एक्टिव रीजन में जब ऑपरेट होगा तो वो हमको एज ए एम्पलीफायर की तरह बिहेव करेगा। तो कहने का मतलब है ये था हमारा इंट्रोडक्शन ट्रांजिस्टर बायसिंग और स्टेबलाइजिंग का। अब आता है कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांजिस्टर बायसिंग। तो जो ट्रांजिस्टर बायसिंग होती है, ट्रांजिस्टर बायसिंग इज डिफाइंड एज the proper flow of zero signal collector current and maintenance of the proper collector emitter voltage during the passing of a signal। कहने का मतलब है ट्रांजिस्टर बायसिंग का मतलब होता है कि जब किसी एक्सटर्नल डीसी सोर्स को, कहने का मतलब है कि जब हम ट्रांजिस्टर से जब कोई एक्सटर्नल डीसी सोर्स अप्लाई करेंगे तो आपको पता होगा कि हम ट्रांजिस्टर को एज ए एम्पलीफायर यूज़ करते हैं सिर्फ कॉमन एमीटर में। कॉमन एमीटर जो यूज़ होता है, कॉमन एमीटर मोड क्या होता है? कॉमन एमीटर मोड हमारा ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर यूज़ होता है। तो जब हम कॉमन एमीटर के अंदर डीसी सोर्स जोड़ेंगे तो हमारा ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर करेगा। तब क्या करना पड़ेगा कि हमको एक सप्लाई देनी पड़ेगी जिससे कि हमको पर्टिकुलर वोल्टेज पे एक पर्टिकुलर करंट मिले। तो इसी को हम बोलते हैं ट्रांजिस्टर बायसिंग। जो बेसिक पर्पस है कि उसका जो बेसिक पर्पस है, द बेसिक पर्पस ऑफ ट्रांजिस्टर बायसिंग इज़ टू कीप द बेस एमीटर जंक्शन। कहने का मतलब है जो बेसिक पर्पस है ट्रांजिस्टर बायसिंग का, वो मेन पर्पस हमारा यही है कि जो एमीटर बेस जंक्शन होगा उसको फॉरवर्ड बायस में रखना पड़ेगा और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस में रखना पड़ेगा जिससे हमको फेथफुल एम्पलीफिकेशन मिल सके। कहने का मतलब है जो भी हम इनपुट सिग्नल देंगे वो हमको एम्पलीफाई होकर आउटपुट पे मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि ट्रांजिस्टर को हम यूज़ कर सकते हैं एज ए एम्पलीफायर इन कॉमन एमीटर मोड में। और कॉमन एमीटर मोड में हमको यूज़ करना पड़ेगा, कॉमन एमीटर मोड के अंदर हम कॉमन एमीटर मोड यूज़ कर सकते हैं एज एम्पलीफायर जब वो ऑपरेट होगा एक्टिव मोड में। तो एक्टिव मोड में आपको पता होगा कि ट्रांजिस्टर के अंदर दो जंक्शंस होते हैं। पहला होता है हमारा बेस एमीटर जंक्शन क्या होना चाहिए? फॉरवर्ड बायस में होना चाहिए। और
और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस में होना चाहिए। इससे तो क्या, इससे होगा क्या कि जो आपकी ऑपरेटिंग वोल्टेज होगा, कहने का मतलब होगा कि जो आपका ऑपरेटिंग वोल्टेज होगा कलेक्टर बेस जंक्शन पे जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होगा उसकी हेल्प से आपको क्या मिलेगा, आउटपुट करंट मिल जाएगी। तो कहने का मतलब यही होता है कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांजिस्टर बायसिंग। अब आता है नीड ऑफ बायसिंग। नीड ऑफ बायसिंग का मतलब होता है कि हम बायसिंग क्यों करते हैं। सबसे पहले बायसिंग हम इसलिए करते हैं कि जब हमारा प्रॉपर बेस एमिटर जंक्शन फिक्स होगा, तो जब हमारा प्रॉपर एमिटर बायसिंग जंक्शन फिक्स होगा तो उसी पे हमको क्या मिलेगा, कलेक्टर बेस जंक्शन भी हमारा क्या होगा, प्रॉपर बायस होना चाहिए। और जिससे हम, अगर हमारा कलेक्टर बेस जंक्शन प्रॉपर बायस है तो हमको क्या मिलेगी, कलेक्टर करंट मिलेगी। और चौथा पॉइंट अगर हम बात करें कि हमारा कलेक्टर बेस जंक्शन फिक्स है तो इस हिसाब से हमको क्या मिलेगा, जो हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट होगा, ऑपरेटिंग पॉइंट या क्यू पॉइंट भी होगा, वो भी अफेक्ट नहीं होगा ड्यू टू द टेम्परेचर वेरिएशन। तो कहने का मतलब होगा नीड ऑफ बायसिंग की अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट क्या है, फॉर प्रॉपर बेस एमीटर वोल्टेज एट एनी पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये बता रहा है फॉर प्रॉपर कलेक्टर एमीटर वोल्टेज एट एनी इंस्टेंट। तीसरा पॉइंट ये है फॉर प्रॉपर जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट। और चौथे पॉइंट में आपको ये समझ में आ रहा होगा कि प्रॉपर क्यू पॉइंट, मतलब क्यू पॉइंट भी हमारा इफेक्ट नहीं होगा जब हमारी बायसिंग प्रॉपर होगी। अब आता है क्वासी पॉइंट या क्यू पॉइंट। क्वासी पॉइंट और क्यू पॉइंट जो है वो सेमेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा भी गया है। तो कहने का मतलब, जो इसका मतलब होता है द मोस्ट बेसिक एप्लीकेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। कहने का मतलब जो सबसे बेसिक एप्लीकेशन है ट्रांजिस्टर का वो क्या है, एज ए एम्पलीफायर। तो हमको फेथफुल एम्पलीफिकेशन के लिए दो चीज़ें दिमाग में रखनी पड़ेगी। पहली क्या रखनी पड़ेगी कि ट्रांजिस्टर हमारा ऑपरेट हो एक्टिव रीजन में। तो एक्टिव रीजन का मतलब होगा कि हमारा जो एमीटर बेस जंक्शन होना चाहिए वो फॉरवर्ड बायस में होना चाहिए और हमारा कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस में होना चाहिए। जब हमारा कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस में होगा तो इससे क्या होगा, इससे हमको ये होगा कि ट्रांजिस्टर हमको जो इनपुट सिग्नल देंगे वो एम्पलीफाई करके देगा और ऑपरेट होगा, लीनियरली ऑपरेट होगा इन एक्टिव रीजन। दूसरा पॉइंट ये होना चाहिए कि सेकेंडली वी शुड गेट अ फिक्स्ड डीसी कलेक्टर करंट। कहने का मतलब दूसरा पॉइंट हमको दिमाग में ये रखना पड़ेगा कि हमको क्या करना पड़ेगा, वी शुड गेट अ फिक्स्ड डीसी कलेक्टर करंट एट फिक्स डीसी कलेक्टर वोल्टेज। कहने का मतलब दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि हमको फिक्स डीसी वोल्टेज रखना पड़ेगा जिससे हमको फिक्स डीसी करंट मिल पाए। और ये जब इन दोनों पॉइंट को जब दिमाग में रखेंगे या इन दोनों पॉइंट को जब रखेंगे तो दिस फिक्स्ड वैल्यू ऑफ डीसी कलेक्टर करंट, जो ये फिक्स्ड वैल्यू होगी डीसी कलेक्टर करंट की और डीसी कलेक्टर वोल्टेज की, मतलब फिक्स्ड वैल्यू ऑफ डीसी वोल्टेज एंड डीसी कलेक्टर करंट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट। इसी को हम ऑपरेटिंग पॉइंट बोलते हैं। अगर हम डिफाइन करना चाहें ऑपरेटिंग पॉइंट को तो ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होता है, दीज द फिक्स्ड वैल्यू ऑफ डीसी कलेक्टर करंट एंड डीसी कलेक्टर वोल्टेज आर एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट और क्यू पॉइंट। अगर हम बात करें दूसरे जो हमारा अगला टॉपिक है दैट इज सिलेक्शन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट। तो सिलेक्शन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट के लिए हमको कौन सी सर्किट यूज़ करनी पड़ेगी, हमको सर्किट यूज़ करनी पड़ेगी कॉमन एमीटर की। कॉमन एमीटर सर्किट वो सर्किट होती है जिसमें हमारा एमीटर क्या होता है, कॉमन होता है। किस में कॉमन होता है, फॉर इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए भी। अगर हम बात करें कि कॉमन यहाँ पे जो हम ऑपरेटिंग पॉइंट निकालेंगे तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, डीसी वोल्टेज सोर्स का यूज़ करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो भी सर्किट ली गई है वो कॉमन एमीटर की सर्किट ली, क्योंकि कॉमन एमीटर ही हमारा यूज़ होता है एज ए एम्पलीफायर। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो भी इनपुट दिया जा रहा है वो कहाँ पे दिया रहा है, बेस एमीटर पे दिया जा रहा है। जो भी आउटपुट लिया जा रहा है वो लिया जा रहा है कहाँ पे, कलेक्टर एमीटर पे। अगर हम बात करें जो हमारा इनपुट वोल्टेज सोर्स है दैट इज़ वीबी है और हमारा जो इनपुट रेजिस्टेंस है दैट इज़ बेस रेजिस्टेंस है दैट इज़ आरबी है। बेस एमीटर के बीच में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है दैट इज़ वीबी है। हमारा जो एमीटर करंट है आई है। अगर हम बात करें कलेक्टर और एमीटर के बीच में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है या आउटपुट जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा, वीसीई होगा। और हमारा जो कलेक्टर रेजिस्टेंस है वो आरसी है और कलेक्टर करंट की बात करें तो आईसी है। तो अगर हम बात करें जो हमारा कलेक्टर टर्मिनल या हम बात करें आउटपुट टर्मिनल या आउटपुट लूप पे जो हमारा वोल्टेज सोर्स जुड़ा हुआ है दैट इज़ वीसीसी। तो कहने का मतलब है कि हमको ऑपरेटिंग पॉइंट निकालने के लिए हमको कौन सी सर्किट यूज़ करनी पड़ेगी, कॉमन एमीटर सर्किट यूज़ करनी पड़ेगी। अब हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, केवीएल अप्लाई करेंगे। जब हम केवीएल अप्लाई करेंगे तो वहाँ से हमको क्या मिलेगा, आउटपुट करंट मिलेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम केवीएल अप्लाई करेंगे।
इन आउटपुट लूप। तो आउटपुट लूप पे जब हमने केवीएल अप्लाई किया तो वहाँ पे आप देख रहे होंगे केवीएल अप्लाई करने पे आपको क्या मिलेगा, वीसीसी माइनस आईसीआरसी माइनस वीसी इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपको क्या मिल गया, आईसीआरसी इक्वल्स टू वीसीसी माइनस वीसी, और यहाँ से आईसी की वैल्यू हमने निकाल ली, दैट इज आईसी इक्वल्स टू वीसीसी अपॉन आरसी माइनस वीसी अपॉन आरसी। और ये हो गया। अगर हम इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, या हमने क्या कर दिया, यहाँ से वी सी अपॉन माइनस वी सी अपॉन आर सी प्लस वी सी अपॉन आर सी कर लें। अगर हम इस इक्वेशन को कंपेयर करें लाइन के इक्वेशन से, जो लाइन का इक्वेशन आप लोगों ने क्लास 12th की मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में जो हमारा स्लोप था दैट इज m। तो m यहाँ पे अगर हम स्लोप की बात करें तो इस लाइन, ये जो लाइन इक्वेशन बनेगी, यहाँ पे आपको जो स्लोप मिलेगा वो क्या मिलेगा, m इक्वल्स टू 1 माइनस m इक्वल्स टू 1 माइनस m इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन आर सी। और ये बता रहा है डिक्रीजिंग नेचर में है। अगर IC की वैल्यू 0 रखेगी, मतलब कहने का मतलब जो इक्वेशन फर्स्ट है, अगर इस इक्वेशन के अंदर हम IC की वैल्यू 0 रख दें तो आपको क्या मिलेगा, तब आपको VC की जो वैल्यू होगी वो VCC के बराबर होगी। ये VCC की वैल्यू आपको एक पॉइंट देगा, वो पॉइंट हमारा A कहलाएगा। तो ए पॉइंट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, VC, 0। अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट की तो अगर VC 0 हो गया तो आपको यहाँ से IC की वैल्यू मिल जाएगी। IC क्या मिल जाएगा, VC अपॉन RC। ये पॉइंट हमारा B पॉइंट होगा। और ये दोनों जो पॉइंट आए हैं, A और B पॉइंट आए, वो कहाँ से आए, फ्रॉम इक्वेशन A से आए। तो इस तरह से आपको 2 पॉइंट मिल गए। अब इन्हीं दोनों पॉइंट को जब हम प्लॉट करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, एक कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ मिलेगा। किसके बीच में, कलेक्टर करंट और VCE के बीच में, या बोलें एक ग्राफ अगर हम प्लॉट करते हैं कलेक्टर करंट और VCE मतलब कलेक्टर एमीटर वोल्टेज के बीच में, तो आपको एक ग्राफ मिलेगा। जब इन दोनों पॉइंट्स को हम एक लाइन के रूप में खींचेंगे तो ये जो लाइन कहलाएगी वो कहलाएगी DC लोड लाइन। तो कहने का मतलब है कि आप लोगों ने जब वहाँ पे पढ़ा होगा यूनिट नंबर 2 में कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का ग्राफ जब आप लोगों ने प्लॉट किया होगा, तो हमने वहाँ पे बताया था कि जो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन या कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक होती है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है कि वो कैरेक्टरिस्टिक जिसमें हमारा आउटपुट वोल्टेज वर्सेस आउटपुट करंट होती है फॉर द फिक्स्ड वैल्यू ऑफ फॉर द डिफरेंट वैल्यू ऑफ इनपुट करंट। तो यहाँ पे जो हमारी इनपुट करंट है वो क्या है, दैट इज बेस करंट। तो बेस की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए आपको अलग अलग पॉइंट्स मिलेंगे। तो कहने का मतलब है ये हमारा जो ग्राफ बनेगा, मतलब ये जो ग्राफ बनेगा, ये कौन सा ग्राफ बनेगा, ये जो ग्राफ बनेगा वो हमको रिप्रेजेंट करेगा DC लोड लाइन का। तो कहने का मतलब है आप जो डायग्राम में देख रहे होंगे क्रॉस ये सब क्या बताएंगे, हमारे पॉइंट्स को बताएंगे। जब इन्हीं पॉइंट्स को हम मार्क करके एक लाइन खींचेंगे तो ये जो लाइन बनेगी वो कहलाएगी DC लोड लाइन। तो कहने का मतलब है इट इज़ कॉल्ड एज द DC लोड लाइन बिकॉज द स्लोप ऑफ दिस लाइन डिपेंड अपॉन द रजिस्टेंस। अगर हम बात करें दैट इज M इक्वल्स टू 1 माइनस अपॉन RC। तो कहने का मतलब है ये क्या है, एक DC लोड लाइन का इक्वेशन है। और इस DC लोड लाइन जो है वो डिपेंड करेगी कि रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगी। और ये जो रेजिस्टेंस है किसके लिए है, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर के लिए। तो अगर हम अगले स्लाइड पे चलें तो अगले स्लाइड पे हमको क्या दिखाना पड़ेगा, ऑपरेटिंग पॉइंट्स या Q पॉइंट की बात करें तो Q पॉइंट, तो हमको दिमाग में ये रखना पड़ेगा कि जो ऑपरेटिंग पॉइंट हम निकालेंगे, ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, वो कहाँ पे लाई करना चाहिए, मिड ऑफ द एक्टिव रीजन। अगर मिड ऑफ द एक्टिव रीजन में नहीं लाई करेगा तो कहने का मतलब है कि हमको फेथफुल एम्पलीफिकेशन नहीं मिल पाएगा। तो फेथफुल एम्पलीफिकेशन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि जीरो सिग्नल वैल्यू ऑफ कलेक्टर करंट दैट इज IC एंड कलेक्टर एमीटर वोल्टेज दैट इज VCE नोन एज ऑपरेटिंग पॉइंट इज कॉल्ड क्वासी पॉइंट और सिंपली इज कॉल्ड Q पॉइंट। तो कहने का मतलब है कि जो इससे पहले हमने ग्राफ प्लॉट किया था वो भी ग्राफ हमारा क्या था, DC लोड लाइन का था। लेकिन अगर वही DC लोड लाइन के अंदर जो डिफरेंट पॉइंट्स थे, अगर डिफरेंट पॉइंट्स हमारे एक सेंटर पे आ जाएं, एक्टिव रीजन के सेंटर पे आ जाएंगे, तो जो एक्टिव रीजन के सेंटर पे जो पॉइंट होगा वो हमारा कहलाएगा Q पॉइंट। तो यहाँ पे आपको एक ग्राफ पे देख रहे होंगे, ये भी ग्राफ खींचा गया है किसके बीच में, कलेक्टर करंट वर्सेस VCE के बीच में। अगर यही पॉइंट
हमारा सेंटर पे आ गया, जो सेंटर पे पॉइंट दिख रहा होगा क्यू पॉइंट क्या है, VCE कॉमा ICQ। तो VCE कॉमा ICQ क्या है हमारा ये हमारा क्यू पॉइंट है फॉर इनपुट करंट दैट इज IB इक्वल्स टू 4 एम्पियर। अब बात आती है किन फैक्टर्स पे हमारा क्यू पॉइंट डिपेंड करता है। कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे हमारा क्यू पॉइंट या क्वासी पॉइंट या ऑपरेटिंग पॉइंट डिपेंड करता है। वो कौन कौन से हैं? पहला है टेम्परेचर डिपेंडेंस, दूसरा है हमारा वेरिएशन ऑफ ट्रांजिस्टर पैरामीटर, तीसरा है हमारा थर्मल रनवे। अगर हम बात करेंगे जो टेम्परेचर डिपेंडेंस की बात करें, तो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ ट्रांजिस्टर पैरामीटर, तो उसके लिए आपको टोटल करंट इक्वेशन पता होनी चाहिए कॉमन एमिटर एम्पलीफायर की। तो जो टोटल करंट होती है कॉमन एमिटर एम्पलीफायर के लिए वो क्या होती है, IC इक्वल्स टू बीटा टाइम्स ऑफ IB प्लस 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ ICBO, वेयर बीटा इज द कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, बीटा इज द कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन गेन, IB इज द बेस करंट, ICBO इज द लीकेज करंट। तो कहने का मतलब होगी IC क्या है, हमारी टोटल कलेक्टर करंट है। तो कहने का मतलब है कि जो हमारी टोटल कलेक्टर करंट थी वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड कर रही है, बीटा पे डिपेंड कर रही है, IB दैट इज बेस करंट पे डिपेंड कर रही है, और लीकेज करंट कर रही है। तो कहने का मतलब है कि जब ये सारे फैक्टर्स जब इन सारे फैक्टर में कोई चेंज होगा तो हमारी कलेक्टर करंट चेंज होगी। तो जब हमारी कलेक्टर करंट चेंज होगी तो हमारा टेम्परेचर भी हमारा क्या होगा, उस समय वैरी करेगा, और जब हमारा टेम्परेचर वैरी करेगा तो हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट भी चेंज होगा। अब आता है वेरिएशन इन ट्रांजिस्टर पैरामीटर। तो कहने का मतलब जो ट्रांजिस्टर में हम जो पैरामीटर्स यूज़ करते हैं, कहने का मतलब जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है, ट्रांजिस्टर का पैरामीटर का मतलब ये हुआ कि जो हमारी थिकनेस हुई, डोपिंग हुई, अगर इसको हम चेंज करेंगे तो हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट चेंज होगा। अब अगला आता है हमारा थर्मल रनवे। थर्मल रनवे का मतलब होता है कि थर्मल रनवे का मतलब होगा कि अगर हमने कलेक्टर करंट चेंज की तो कलेक्टर करंट चेंज होगी तो हमारा लीकेज करंट चेंज होगी, और लीकेज करंट जब चेंज होगी तो लीकेज करंट के चेंज होने के कारण क्या होगा कि जो जंक्शन बनता है, मतलब ट्रांजिस्टर में दो जंक्शन, मतलब कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में दो जंक्शन बनते हैं, एक बनता है एमिटर बेस जंक्शन, दूसरा होता है कलेक्टर बेस जंक्शन। तो कलेक्टर बेस जंक्शन पर जो लीकेज करंट प्रोड्यूस होती है वो लीकेज करंट क्या होगी, वो अपोजिट होगी कलेक्टर करंट की। तो उस अपोजिट होगी कलेक्टर करंट के। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जंक्शन पे क्या होगा, टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज होगा। कहने का मतलब जैसे जैसे हमारी लीकेज करंट बढ़ेगी उस तरह से हमारा क्या होगा, जैसे जैसे हमारा लीकेज करंट बढ़ेगी उस तरह से टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ क्या होगा, हमारा क्यू पॉइंट भी शिफ्ट करेगा, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं थर्मल रनवे। तो कहने का मतलब है, अगर हम बात करें इसकी थ्योरी की, तो इसका मतलब होगा इफ़ टेम्परेचर चेंज द ICBO। कहने का मतलब होगा इफ़ टेम्परेचर चेंज द ICBO, अगर टेम्परेचर चेंज किया जाए ICBO का विथ चेंज इन IC। कहने का मतलब अगर IC चेंज होगा तो ICBO चेंज होगा, और इससे क्या होगा, टेम्परेचर चेंज होगा तो ऑपरेटिंग पॉइंट भी शिफ्ट हो जाएगा। फ्लो ऑफ कलेक्टर करंट इन द कलेक्टर सर्किट हीट एट द कलेक्टर जंक्शन। कहने का मतलब फ्लो ऑफ कलेक्टर करंट, जैसे ही कलेक्टर करंट फ्लो करेगी तो उससे क्या होगा, कलेक्टर सर्किट क्या होगी, हीटअप होगी, और हीटअप होने के साथ क्या होगा, दिस राइज द टेम्परेचर, हेंस ICBO इंक्रीज विच टर्न्स इंक्रीज द कलेक्टर करंट। इससे क्या होगा, हमारा लीकेज करंट बढ़ेगी, फिर कलेक्टर करंट बढ़ेगी, और ये प्रोसेस लगातार होती रहेगी, और लगातार जब होगी तो क्या होगा, एक टाइम रिपीट होते होते क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर जब बढ़ जाएगा तो हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। तो ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट, अगर हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट कर जाए फ्रॉम एक्टिव रीजन टू सैचुरेशन रीजन, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम बोलेंगे थर्मल रनवे। अब आता है बाइसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर। बाइसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर क्या होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस यूनिट का, और ये कई बार पूछा गया। तो कहने का मतलब है कि जो बाइसिंग का मतलब होता है कि अगर हमने ट्रांजिस्टर को किसी एक्सटर्नल DC सोर्स से जोड़ दिया फॉर उसकी फेथफुल एम्पलीफिकेशन के लिए, तो वो हमारी कहलाती थी बाइसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ट्रांजिस्टर में हम 4 तरह की बाइसिंग करते हैं। कौन कौन सी बाइसिंग होती है, पहली फिक्स्ड बायस मेथड होता है, दूसरा होता है एमीटर रेजिस्टेंस बायस मेथड, तीसरा होता है कलेक्टर टू बेस रेजिस्टेंस बायस मेथड, जिसको हम फीडबैक बाइसिंग बोलते हैं, चौथा होता है वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग मेथड। तो कहने का मतलब इन चारों में जो सबसे इम्पोर्टेंट है या सेमेस्टर में पूछे जाने वाला टॉपिक जो है वोल्टेज डिवाइडर बायस मेथड है, या बोलें हमारा
सेल्फ बायस मेथड है। तो कहने का मतलब है अगर इन सबको बताने से पहले हमको सबसे पहले क्या बताना पड़ेगा, स्टेबिलिटी फैक्टर। स्टेबिलिटी फैक्टर क्या है, इट इज़ द रेट चेंज ऑफ कलेक्टर करंट, मतलब इट इज़ द रेट चेंज ऑफ कलेक्टर करंट विथ रिस्पेक्ट टू सैचुरेशन करंट। कहने का मतलब इट इज़ द रेशियो ऑफ इट इज़ द रेट चेंज ऑफ कलेक्टर करंट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर्स सैचुरेशन करंट और इट इज़ डिनोटेड बाय एस। तो कहने का मतलब है एस इक्वल्स टू डेल आई सी अपॉन डेल आई सी यू। तो अगर आप लोगों ने जो बच्चे क्लास 10th पास करके आए, अगर उनको बताना चाहें कि जो पार्शियल डेरिवेटिव होता है, सॉरी कहने का मतलब जो डिफरेंशिएशन होता है, अगर हम डिफरेंशिएशन करें dx अपॉन dx का वो 1 होता है, y इज़ द फंक्शन ऑफ x, तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, dfx अपॉन dx हो जाएगा। तो अगर हमें बेटर एम्पलीफिकेशन चाहिए, कहने का मतलब है अगर हमको ट्रांजिस्टर से बेटर एम्पलीफिकेशन चाहिए तो उसके लिए क्या होना चाहिए, स्टेबिलिटी फैक्टर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। तो कहने का मतलब है अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको स्टेबिलिटी फैक्टर का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ड्राइव करना पड़ेगा और ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा, सारे बायसिंग मेथड के लिए कॉमन होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम स्टेबिलिटी फैक्टर का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम हर बायसिंग मेथड में यूज़ करेंगे स्टेबिलिटी निकालने के लिए। तो अगली स्लाइड पे हम चलते हैं। अब यहाँ अगली स्लाइड पे आप देख रहे होंगे कि जो आपको इक्वेशन दिया गया है, इक्वेशन से आपको क्या मिल रहा है कि जो हमारा इक्वेशन था दैट इज़ आई सी इक्वल्स टू बीटा टाइम्स ऑफ आई बी प्लस बीटा टाइम्स आई बी प्लस ब्रैकेट 1 प्लस आई बी मल्टीपल ऑफ आई सी बी। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। लेकिन फॉर ट्रांजिस्टर के लिए हम बोलते हैं जो हमारी लीकेज करंट होती है वो आई सी बी ओ लगभग बराबर होती है आई सी ओ के। तो हम क्या करेंगे, आई सी बी ओ को रिप्लेस कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट के अंदर आई सी ओ से। तो जो हमारी इक्वेशन रिड्यूस होकर आएगी वो क्या आएगी, आई सी इक्वल्स टू बीटा टाइम्स ऑफ आई बी प्लस 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ आई सी ओ। अगर हम इसी इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर दें विथ रिस्पेक्ट टू आई सी तो हमको क्या मिलेगा, डेल आई सी अपॉन डेल आई सी इक्वल्स टू बीटा टाइम्स ऑफ डेल आई बी अपॉन डेल आई सी प्लस 1 प्लस बीटा मल्टीपल ऑफ डेल आई सी अपॉन डेल आई सी। तो डेल आई सी अपॉन डेल आई सी की वैल्यू 1 हो जाएगी, बीटा मल्टीपल ऑफ डेल आई बी अपॉन डेल आई सी प्लस 1 प्लस बीटा, और ये डेल आई सी ओ अपॉन डेल आई सी की जो वैल्यू होगी 1 अपॉन एस हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू को हमने इस तरह से सिंप्लीफाई कर दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, 1 प्लस बीटा अपॉन एस इक्वल्स टू 1 माइनस बीटा मल्टीपल ऑफ डेल आई बी अपॉन डेल आई सी। अगर हम यहाँ से क्या करें, 1 अपॉन एस की वैल्यू निकाल लें तो 1 अपॉन एस की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, ब्रैकेट 1 माइनस बीटा टाइम्स ऑफ डेल आई बी अपॉन आई सी अपॉन 1 प्लस बीटा। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करने से आपको s की वैल्यू दैट इज स्टेबिलिटी फैक्टर की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिल गई, यहाँ से मिल गई s इक्वल्स टू 1 प्लस बीटा अपॉन ब्रैकेट 1 माइनस बीटा मल्टीपल ऑफ डेल आई बी अपॉन डेल आई सी। अब हम चलते हैं अपने बायसिंग सर्किट पे। तो सबसे पहला जो बायसिंग सर्किट है वो कौन सा है हमारा, फिक्स्ड बायस मेथड। फिक्स्ड बायस मेथड का मतलब होता है कि यहाँ पे जो हम सर्किट यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम जो सर्किट यूज़ करेंगे वो हम कौन सा सर्किट यूज़ करेंगे, कॉमन एमीटर सर्किट यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमने क्या कर लिया है कि सबसे पहले अगर हम सर्किट की बात करें तो यहाँ पे हमारा VCC क्या है, वो दोनों के लिए कॉमन है, इनपुट सर्किट के लिए भी आउटपुट सर्किट के लिए। अगर हम बात करें जो हमारा बेस रेजिस्टेंस है वो दैट इज़ RB है, बेस करंट IB है। अगर हम बात करें कलेक्टर करंट की दैट इज़ IC, कलेक्टर रेजिस्टेंस RC है। अगर हम बात करें बेस एमीटर जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है दैट इज़ VB है। अगर हम बात करें कलेक्टर एमीटर वोल्टेज की बात करें दैट इज़ VC है। अब क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंग KVL अप्लाई करेंगे, इनपुट लूप पे अप्लाई करेंगे दैट इज बेस एमीटर लूप। तो वहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, VC माइनस IB RB माइनस VB इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपको सिंप्लीफाई करेंगे IB मल्टीपल ऑफ RB इक्वल्स टू VC माइनस VB। IB की वैल्यू क्या मिल गई, VC माइनस VB अपॉन RB, और IC इक्वल्स टू क्या होता है, बीटा टाइम्स ऑफ IB हो। इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे तो आपको IC की जो वैल्यू मिल जाएगी वो बीटा टाइम्स मिल जाएगी। IC इक्वल्स टू बीटा टाइम्स ऑफ VC माइनस VB अपॉन RB। अब क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे KVL अप्लाई करेंगे, कहाँ पे अप्लाई करेंगे, आउटपुट लूप पे अप्लाई करेंगे या बोले कलेक्टर एमीटर लूप पे अप्लाई करेंगे। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगी, VC माइनस IC RC माइनस VC इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपको क्या मिल गया, VC इक्वल्स टू VC माइनस IC RC। तो कहने का मतलब होगा जब आपको कोई भी बायस सर्किट स्टडी करनी पड़ेगी तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इनपुट लूप स्टडी करना पड़ेगा, फिर आउटपुट लूप स्टडी करना पड़ेगा। इनपुट लूप से आपको क्या मिल जाएगी, कलेक्टर करंट मिल जाएगी। वो कलेक्टर करंट कहाँ से मिल जाएगी,
आई सी इक्वल्स टू बीटा टाइम्स ऑफ आई बी से, और आउटपुट लूप से आपको क्या मिल जाएगा, आपको कलेक्टर एमीटर वोल्टेज मिल जाएगा। तो यही चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि फेथफुल एम्पलीफिकेशन के लिए हमको क्या होना चाहिए, हमारे पास कलेक्टर करंट और कलेक्टर एमीटर वोल्टेज होना चाहिए। अब क्या बात आती है स्टेबिलिटी फैक्टर फॉर फिक्स्ड बायस मेथड। तो हमने बताया था कि स्टेबिलिटी फैक्टर निकालने के लिए हमारे पास जो जनरल एक्सप्रेशन था स्टेबिलिटी फैक्टर का, हम वो यूज़ करेंगे, दैट इज एस इक्वल्स टू वन प्लस बीटा अपॉन वन माइनस बीटा मल्टीपल ऑफ डेल आई बी अपॉन डेल आई सी। अब हम क्या करेंगे, इनपुट लूप यूज़ करेंगे इस सर्किट का। कहने का मतलब जो सर्किट हमने फिक्स बायस मेथड में यूज़ किया उसी का हम इनपुट लूप यूज़ करेंगे। तो वहाँ से क्या मिल जाएगा, वी सी माइनस आई बी मल्टीपल ऑफ आर बी माइनस वी बी इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से आपको बेस करंट मिल जाएगी, दैट इज बेस करंट इक्वल्स टू वी सी माइनस वी बी अपॉन आर बी। तो अगर हम आई बी को डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू आई सी, तो कहने का मतलब वी सी माइनस वी बी अपॉन आर बी क्या है, कांस्टेंट है, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट क्या हो जाता है, जीरो। तो कहने का मतलब ये डेल आई बी अपॉन डेल आई सी की वैल्यू जीरो हो गई। तो आपको जो स्टेबिलिटी फैक्टर आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, तो वो क्या मिलेगा आपको, इक्वेशन फर्स्ट से आपको क्या मिल जाएगा, आपको ये मिलेगा कि दैट इज एस इक्वल्स टू वन प्लस बीटा अपॉन वन माइनस जीरो। तो यहाँ से स्टेबिलिटी फैक्टर क्या मिल गया, दैट इज एस इक्वल्स टू वन प्लस बीटा। अगर हम बात करें एडवांटेज ऑफ बायस सर्किट, तो इसके एडवांटेज, इसका जो सबसे ज़्यादा एडवांटेज क्या है, ये सिंपल है। इसका ऑपरेटिंग पॉइंट फिक्स कर सकते हैं इन एनीवेयर इन द एक्टिव रीजन। कहने का मतलब है इसका ऑपरेटिंग पॉइंट कहीं भी हम फिक्स कर सकते हैं एक्टिव रीजन में, एक्टिव रीजन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिंपली बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ आर बी। क्योंकि अगर हम बात करें अब अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें, तो इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसकी पुअर थर्मल स्टेबिलिटी है। अब पुअर थर्मल स्टेबिलिटी इसलिए है क्योंकि सिंस आई सी इक्वल्स टू बीटा टाइम्स ऑफ आई बी, और आई बी इज ऑलरेडी फिक्स, देन आई सी डिपेंडेंट ऑन बीटा। तो आई सी हमारा क्या है, बीटा पे डिपेंडेंट है। और अगर हम बीटा चेंज करेंगे फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर द शिफ्टेड द ऑपरेटिंग पॉइंट। अब हम बात करते हैं एमीटर रेजिस्टेंस बायस मेथड की। एमीटर रेजिस्टेंस बायस मेथड क्या है, हमारा सेम सर्किट यूज होगा फिक्स बायस मेथड का, बस इसमें डिफरेंस ये आ जाएगा कि हम क्या करेंगे, एमीटर पॉइंट पे एक रेजिस्टेंस का यूज़ कर लेंगे, और वो जो सर्किट बनेगी उसको हम बोलेंगे एमीटर रेजिस्टेंस बायस मेथड। तो कहने का मतलब फिगर शोज दैट द circuit arrangement of resistance bias method. The circuit arrangement of resistor bias method is quite similar to the fixed bias method, only the change that extra resistance R is connected to the emitter terminal. तो कहने का मतलब है सर्किट में डिफरेंस इतना आया है कि जो एमीटर पॉइंट था, एमीटर पॉइंट पे हमने क्या कर लिया है, एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस यूज़ कर लिया, दैट इज आर ई। तो कहने का मतलब अगर हम सर्किट की बात करें, सर्किट लगभग सेम ही है। अगर हम बात करें जो हमारा कॉमन वोल्टेज सोर्स था इनपुट और आउटपुट के लिए, दैट इज़ वी सी है। अगर बेस करंट की बात करें तो आई बी है, हमारा बेस रेजिस्टेंस आर बी है। अगर हम बेस एमीटर वोल्टेज ड्रॉप की बात करें, दैट इज वी बी है। और कलेक्टर एमीटर वोल्टेज की बात करें तो वी सी है। अगर हम कलेक्टर करंट की बात करें तो आई सी है। अगर हम कलेक्टर रेजिस्टेंस की बात करें तो आर सी है। कलेक्टर करंट की बात करें तो आई है, और कलेक्टर रेजिस्टेंस की बात करें तो आई है। और हमारा कलेक्टर सर्किट क्या है, जुड़ा हुआ है ग्राउंड से। तो हम क्या करेंगे, अब हम केवीएल अप्लाई करेंगे इनपुट लूप पे। तो जब हमने केवीएल अप्लाई किया इनपुट लूप पे, जिसको इनपुट लूप हम क्या बोलते हैं, बेस एमीटर लूप पे, तो वहाँ से क्या मिल गया, वी सी माइनस आई बी आर बी माइनस वी बी माइनस आई आर इक्वल्स टू जीरो। तो वी सी माइनस आई बी आर बी माइनस वी बी माइनस, और आई आपका क्या है, आई इक्वल्स टू क्या है, आई सी प्लस आई बी। तो आई ई को हमने रिप्लेस कर दिया आई बी प्लस आई सी मल्टीपल ऑफ आर इक्वल्स टू जीरो। तो वी सी माइनस आई बी आर बी माइनस वी बी माइनस आई बी, और आई सी क्या हो गया, बीटा टाइम्स ऑफ आई बी आर इक्वल्स टू जीरो हो गया। तो वी सी माइनस आई बी आर बी माइनस वी बी माइनस आई बी वन प्लस बीटा मल्टीपल ऑफ आर इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से वी सी माइनस वी बी माइनस आई बी मल्टीपल ऑफ ब्रैकेट आर ई मल्टीपल ऑफ वन प्लस बीटा प्लस आर बी इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से आई बी की वैल्यू क्या मिल गई, वी सी माइनस वी बी अपॉन आर बी प्लस आर बी मल्टीपल ऑफ वन प्लस बीटा। तो आई सी क्या है, बीटा टाइम्स ऑफ आई बी है। तो यहाँ से आपको कलेक्टर करंट मिल गई, तो बीटा टाइम्स ऑफ वी सी माइनस वी बी अपॉन आर बी प्लस आर ई ब्रैकेट वन प्लस बीटा। अब क्या करेंगे हम, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कलेक्टर एमीटर वोल्टेज। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आउटपुट लूप करेंगे। तो आउटपुट लूप के लिए मतलब होगा
कलेक्टर एमीटर लूप। तो कलेक्टर एमीटर लूप के लिए क्या करेंगे, दैट इज वी सी माइनस आई सी आर सी माइनस वी सी माइनस आई आर इक्वल्स टू 0। तो वी सी इक्वल्स टू वी सी माइनस आई सी आर सी माइनस आई आर ई, वी सी इक्वल्स टू वी सी माइनस आई सी आर ई माइनस ब्रैकेट आई बी प्लस आई सी मल्टीपल ऑफ आर ई। अगर हमारी आई सी क्या है, बहुत ज़्यादा है, मच ग्रेटर देन आई बी, तो क्या होगा, इक्वेशन में हम क्या कर देंगे, आई सी को रिप्लेस कर, सॉरी आई बी को रिप्लेस कर देंगे आई सी। तो हमारा जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, जो रिड्यूस हो जाएगा, दैट इज वी सी इक्वल्स टू वी सी माइनस आई सी आर सी माइनस आई सी आर ई। तो वी सी इक्वल्स टू वी सी माइनस आई सी मल्टीपल ऑफ आर सी प्लस आर ई। अब क्या करना पड़ेगा, हमको स्टेबिलिटी फैक्टर निकालना पड़ेगा। किसका स्टेबिलिटी फैक्टर निकालना पड़ेगा, एमीटर रजिस्टर बायस मेथड का। तो आपको जो हमने फार्मूला बताया सबके लिए कॉमन है, दैट इज एस इक्वल्स टू 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा टाइम्स ऑफ डेल आई बी अपॉन डेल आई सी। अब वही हम फिर से यूज़ करेंगे, कंसिडर करेंगे इनपुट लूप का, सर्किट का। तो वी सी माइनस आई बी आर बी माइनस वी बी माइनस आई आर ई इक्वल्स टू 0, वी सी माइनस आई बी आर बी माइनस वी बी माइनस आई बी आर बी माइनस आई सी आर इक्वल्स टू 0। अब आई बी की बात करें तो आई बी आर बी प्लस आर ई इक्वल्स टू वी सी माइनस वी बी माइनस आई सी आर ई। अब आई बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी सी माइनस वी बी माइनस आई सी आर ई अपॉन आर बी प्लस आई सी। फिर से हम क्या करेंगे, अगर हम आई बी को डिफ्रेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू आई सी, तो आप देखेंगे कि वी सी माइनस वी बी अपॉन आर बी आर ई क्या है, कांस्टेंट है, वो 0 हो जाएगा। तो बचेगा हमारे पास क्या है, माइनस आर ई अपॉन आर बी प्लस आर ई। तो हाँ, इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। तो आपको स्टेबिलिटी फैक्टर क्या मिल जाएगा, स्टेबिलिटी फैक्टर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1 प्लस बीटा अपॉन 1 प्लस आर ई मल्टीपल ऑफ बीटा अपॉन आर बी प्लस आर ई। अब यहाँ से क्या मिला कि जो स्टेबिलिटी फैक्टर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, लेस देन मिल रहा है 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ। अगर हम बात करें इसके एडवांटेज की, इट इज़ क्वाइट सिंपल टू एक्सप्लेन, इट प्रोवाइड्स द बेटर स्टेबलाइजेशन। अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो इसका स्टेबिलिटी फैक्टर, द स्टेबिलिटी फैक्टर ऑफ द बायसिंग सर्किट इज क्वाइट हाई। कहने का मतलब यहाँ से आप देख रहे होंगे स्टेबिलिटी फैक्टर की जो वैल्यू आई क्या आई, 1 प्लस बीटा आई। तो कहने का मतलब हमने बताया था, हमको अगर फेथफुल एम्पलीफिकेशन चाहिए तो स्टेबिलिटी फैक्टर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन यूनिटी होनी चाहिए या लेस देन 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आप देख रहे होंगे कि जो स्टेबिलिटी फैक्टर की वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर देन 1 है। अब बायसिंग सर्किट कैन नॉट बी यूज फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। कहने का मतलब ये सर्किट को हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में नहीं यूज़ कर पाएंगे। अब आता है हमारा अगला बायसिंग सर्किट, दैट इज कलेक्टर टू बेस रजिस्टर बायस मेथड या फीडबैक मेथड। कहने का मतलब है जो अगला सर्किट है, अब कलेक्टर टू बेस रजिस्टर बायस मेथड या फीडबैक मेथड हम इसको इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे हम एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस यूज़ करेंगे जिसको हम रेजिस्टेंस आरबी बोलेंगे। आरबी जो होगा वो हमारा फीडबैक रेजिस्टेंस होगा, किसके बीच में, कलेक्टर और बेस के बीच में। तो कहने का मतलब है RB is called the feedback resistance between collector and base terminal. The capacitor C1 and C2 are known as the coupling capacitor, and for DC analysis it behave as open circuit. कहने का मतलब आप सर्किट में कैपेसिटर C1, C2 और VI देख रहे हैं। जब हम कहने का मतलब है जब हम DC एनालिसिस करेंगे तो कपलिंग कैपेसिटर को क्या कर देंगे, एज ए ओपन सर्किट कर देंगे। तो आपको सर्किट, ये सर्किट रिड्यूस हो जाएगी। तो फिर से वही हम अप्लाई करेंगे, KVL अप्लाई करेंगे। कहाँ पे अप्लाई करेंगे, इनपुट लूप पे। तो इनपुट लूप हमारा क्या है, बेस एमीटर लूप है। तो VC माइनस IB प्लस IC मल्टीपल ऑफ RC माइनस IB RB माइनस VB इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या है, VC माइनस ब्रैकेट 1 प्लस बीटा मल्टीपल ऑफ IB RC माइनस IB RB माइनस VB इक्वल्स टू 0। यहाँ से IB की वैल्यू मिल गई। तो IB की वैल्यू क्या मिली, VC माइनस VB अपॉन RB प्लस RC ब्रैकेट 1 प्लस बीटा, और बीटा हमारी जो IC होती है वो बीटा टाइम्स IB की होती है। तो IC की वैल्यू क्या मिल गई, बीटा टाइम्स ऑफ VC माइनस VB अपॉन RB माइनस RB मल्टीपल ऑफ 1 प्लस बीटा। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पे। अब अगली स्लाइड पे हमारी क्या है, आउटपुट लूप। आउटपुट लूप पे हमको क्या करना है, अब KVL अप्लाई करेंगे आउटपुट लूप। आउटपुट लूप को हम क्या बोलते हैं, कलेक्टर एमीटर लूप। कलेक्टर एमीटर लूप क्या है, दैट इज VC माइनस ब्रैकेट IB प्लस IC मल्टीपल ऑफ RC माइनस VC इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे जो IC दैट इज कलेक्टर करंट है वो मच ग्रेटर देन IB होगी, दैट इज बेस करंट। तो VC इक्वल्स टू VC माइनस RC IC।
अब स्टेबिलिटी फैक्टर की बात करें तो स्टेबिलिटी फैक्टर के लिए फिर से हम पुराना वही फार्मूला यूज़ करेंगे, तो बार बार वही फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। फिर से हम इनपुट लूप पे केवीएल अप्लाई करेंगे, तो वी सी माइनस ब्रैकेट आई बी आई सी मल्टीपल ऑफ आर सी मल्टीपल ऑफ आर बी मल्टीपल ऑफ आर बी वी बी, तो वी सी माइनस, अब इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो आपको इक्वेशन मिलेगी दैट इज आई बी इक्वल्स टू वी सी माइनस वी बी माइनस आई सी आर सी अपॉन आर बी प्लस आर सी। फिर से हम क्या करेंगे, आर बी को डिफ्रेंशिएट करेंगे इसके रिस्पेक्ट में, आई सी के रिस्पेक्ट में, तो आपको क्या दिखेगा कि वी सी माइनस वी बी माइनस आई सी आर सी में जो हमारा वी सी माइनस वी बी अपॉन आर सी क्या है, कांस्टेंट हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या, माइनस आई सी आर सी अपॉन आर सी आर बी। और आई सी को अगर हम आई सी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ से आपको जो रिलेशन मिलेगा या जो इक्वेशन मिलेगी दैट इज डेल आई बी अपॉन आई सी क्या मिल जाएगा, माइनस आर सी अपॉन आर बी। तो आपको जो स्टेबिलिटी फैक्टर मिला, स्टेबिलिटी फैक्टर की वैल्यू फिर से हम ले जाके, या बोले डेल आई बी अपॉन आई सी की वैल्यू ले जाके हम पहले इक्वेशन में पुट करेंगे, वहाँ से स्टेबिलिटी फैक्टर की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एस इक्वल्स टू 1 प्लस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा मल्टीपल ऑफ आर सी अपॉन आर सी प्लस आर बी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है बायसिंग सर्किट में वो सेमेस्टर में पूछे जाना वाला है, दैट इज़ वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट। वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट को दूसरे नाम से थेवेनिन सर्किट के नाम से भी पूछा जाता है। इसमें क्या करते हैं, हम दो रेजिस्टेंस का यूज़ करते हैं, जो क्या करते हैं, सर्किट में एक वोल्टेज डिवाइडर क्रिएट करते हैं, या बोले कि फिगर शोज दैट सर्किट अरेंजमेंट ऑफ वोल्टेज डिवाइडर सर्किट इज कॉल्ड बिकॉज रेजिस्टेंस R1 एंड R2 क्रिएट अ पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट अक्रॉस द बैटरी। कहने का मतलब है बैटरी के क्रॉस जो रेजिस्टेंस मतलब R1 R2 क्या है, एक पोटेंशियल डिवाइडर का काम क्रिएट करते हैं अक्रॉस द बैटरी। तो कहने का मतलब है फिर से हमने क्या कर लिया है, सर्किट यूज़ किया है सेम, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट का यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमारा सर्किट है, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो हमारा कॉमन वोल्टेज सोर्स है दैट इज़ वी सी क्या है, वी सी के क्रॉस हमारा दो पार्ट में करंट ब्रेक हो रही है, एक करंट होगी आई सी करंट, दूसरी होगी R1 के क्रॉस जो करंट होगी I2 प्लस IB होगी, वो करंट जैसे ही नोड B पे पहुंचेगी, या बोले बेस टर्मिनल पे पहुंचेगी, दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगी, एक करंट होगी बेस करंट, दूसरी होगी R2 के क्रॉस जो होगी I2 करंट होगी। अगर हम बात करें बेस एमिटर वोल्टेज की, वो बेस एमिटर वोल्टेज होगा दैट इज़ VB। अगर हम बात करें कलेक्टर एमिटर वोल्टेज की दैट इज़ VC होगा। अगर हम बात करें कलेक्टर करंट की दैट इज़ IC होगा, और कलेक्टर रेजिस्टेंस हमारा RC होगा। अब हमको अगर इसकी एनालिसिस करनी पड़ेगी तो हमको इसका क्या करना पड़ेगा, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना पड़ेगा। आप यहाँ पे देख रहे होंगे नीचे डायग्राम में इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ किया गया है। थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में हमने क्या कर लिया है कि जो हमारा वोल्टेज सोर्स है VTH वो क्या है, VR2 के बराबर है। जो VR2 है वो किसके बराबर है, VC मल्टीपल ऑफ R2 अपॉन R1 प्लस R2। जो हमारा थेवेनिन रेजिस्टेंस होगा दैट इज R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, R1 पैरेलल टू R2, R1 मल्टीपल ऑफ R1 मल्टीपल ऑफ R2 अपॉन R1 प्लस R2। अगर हम बात करें इक्विवेलेंट सर्किट जो ड्रॉ होगी, उस इक्विवेलेंट सर्किट के अक्रॉस हम क्या करेंगे, जब थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ होगी, अब थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट हमने नीचे ड्रॉ कर दिया है, तो वही सर्किट हो गया VC है। फिर से VC हमारा हो गया अक्रॉस द कलेक्टर रेजिस्टेंस, कलेक्टर रेजिस्टेंस RC हो गया, कलेक्टर करंट हमारी IC होगी। अब हम बात करें जो हमारा थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है दैट इज RTH हो गया, हमारा जो थेवेनिन वोल्टेज था दैट इज VTH हो गया, और हमारा जो बेस एमीटर के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप था दैट इज VB था, बेस करंट हमारी IB है, और हमारा कलेक्टर एमीटर के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप था दैट इज VC था। अगर हम बात करें एमीटर रेजिस्टेंस की दैट इज R3, एमीटर करंट हमारी IE है। अब क्या करेंगे, फिर से हम क्या करेंगे, KVL अप्लाई करेंगे इनपुट लूप पर दैट इज बेस एमीटर लूप, फिर VTH माइनस IB मल्टीपल ऑफ RTH माइनस VB माइनस IB R इक्वल्स टू 0, और VTH माइनस IB RTH माइनस VB
माइनस ब्रैकेट आई सी प्लस आई बी मल्टीपल ऑफ आर इक्वल्स टू 0, वी टी एच माइनस आई बी आर टी एच माइनस वी बी माइनस ब्रैकेट 1 प्लस बीटा मल्टीपल ऑफ आई बी माइनस आर ई, और आई सी क्या है, बीटा टाइम्स आई बी है, तो उसको हमने रिड्यूस करके जो हमारा आई बी करंट आई है क्या आई, वी टी एच माइनस वी बी अपॉन आर टी एच प्लस ब्रैकेट 1 प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज मल्टीपल ऑफ आर ई। और आपको पता है कि कलेक्टर करंट क्या होती है, बीटा टाइम्स ऑफ आई बी की होती है, तो फिर से वही से हमने इक्वेशन रिड्यूस कर लिया, दैट इज आई सी इक्वल्स टू बीटा टाइम्स ऑफ वी टी एच माइनस वी बी अपॉन आर टी एच प्लस ब्रैकेट 1 प्लस बीटा मल्टीपल ऑफ आर ई। अब क्या करेंगे, फिर से हम अप्लाई करेंगे, के वी एल अप्लाई करेंगे, कहाँ पे, आउटपुट लूप पे अप्लाई करेंगे, दैट इज वी सी माइनस आई सी आर सी माइनस वी सी माइनस आई आर ई। अब यहाँ से वी सी की वैल्यू मिल गई, दैट इज वी सी इक्वल्स टू वी सी माइनस आई सी ब्रैकेट आर सी प्लस आर ई। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आई सी जो होता है हमारा मच ग्रेटर देन है बीटा के, तो इसलिए आपको इक्वेशन ये मिल गई। अब हम चलते हैं स्टेबिलिटी फैक्टर पे, तो स्टेबिलिटी फैक्टर वही पुराना इक्वेशन जो हम यूज़ करते आ रहे हैं। अब स्टेबिलिटी फैक्टर के लिए आप देख रहे होंगे S इक्वल्स टू वही चीज़ पुरानी इक्वेशन, फिर से हम क्या करेंगे, हम के वी एल अप्लाई करेंगे इनपुट लूप पे, दैट इज़ वी टी एच माइनस आई बी आर टी एच माइनस वी बी माइनस आई ई आर ई इक्वल्स टू 0। अब आई बी की वैल्यू यहाँ से मिल गई, आई बी इक्वल्स टू वी टी एच माइनस वी बी माइनस आई सी आर ई अपॉन आर टी एच प्लस आर ई। अब फिर से हम क्या करेंगे, आई बी को डिफ्रेंशिएट कर देंगे आई सी के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा कि वी टी एच माइनस वी बी अपॉन आर टी एच प्लस आर ई क्या है, कॉन्स्टेंट है, वो 0 हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, सिर्फ माइनस आर ई अपॉन आर टी एच अपॉन आर ई। तो यहाँ से स्टेबिलिटी फैक्टर की जो वैल्यू मिल गई वो क्या मिल गई, 1 प्लस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा मल्टीपल ऑफ आर ई अपॉन आर ई प्लस आर टी एच। तो कहने का मतलब ये था हमारा बायसिंग सर्किट का। अब जो अगला टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ एच पैरामीटर, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। या